लोकमंच न्यूज़। मैं हूं मुकेश मिश्रा, आपका स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किन देशों में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। इस पर चर्चा करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज तक के भारत में कोविड-19 के आंकड़ों पर। आज तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 94,99,413, जिसमें 36,604 नए आंकड़े भी शामिल हैं। मरने वालों की संख्या 1,38,122 को पार कर चुकी है। हर रोज़ कोरोना वायरस के नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। वहीं कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और इस बीच दुनिया के लोगों को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतज़ार है। वहीं अब लोगों का ये इंतज़ार खत्म होने की कगार पर आ चुका है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला यूरोपीय देश बन चुका है और फाइज़र का टीका अगले हफ्ते से लगाने की बात भी कही है। इसने अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइज़र और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की जॉइंट कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दे दिया है। उम्मीद है कि क्रिसमस से काफ़ी पहले यानी अगले हफ्ते से ही ब्रिटेन के लोगों को इसके टीके लगने शुरू हो जाएंगे। फाइज़र और बायोएनटेक की जॉइंट कोरोना वैक्सीन फेज़ 3 ट्रायल में 95% से भी ज़्यादा असरदार साबित हुई है। साथ ही मिली मंजूरी से पहले यूके के ड्रग रेगुलेटर मेडिसिन एवं हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा था कि सेफ्टी से समझौता किए बिना फाइज़र वैक्सीन को जितना कम समय में हो अप्रूवल दे देगी। और आपको बता दें कि फाइज़र ने अमेरिका में इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के लिए FDA को अप्लाई किया है। अब तक फाइज़र, बायोएनटेक, मॉडर्ना, रूस के स्पुतनिक वी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन ही फेज़ 3 के उसके नतीजे सामने आए हैं। यूके ने 7 अलग अलग प्रोड्यूसर्स से 35 करोड़ वैक्सीन खरीदने पर सहमति जताई है। अब जानते हैं कुछ बेसिक जानकारी बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के बारे में। बायोएनटेक ने कहा है कि टीके को वर्तमान में BNT162b2 नाम दिया गया है। बायोएनटेक और फाइज़र द्वारा विकसित की गई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली यह एक कोविड-19 वैक्सीन है। यह एक RNA वैक्सीन है जो कि न्यूक्लियोसाइड संशोधित mRNA से बना है, जो SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेटेड फॉर्म है और इसे इनकैप्सुलेट किया गया है लिपिड नैनोपार्टिकल्स के फॉर्म में। इसके अलावा एक और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी यूरोपियन यूनियन से वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मांगा है। इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने भी कहा है कि वे भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वाले हैं। अब देखिए, इमरजेंसी अप्रूवल ये शब्द क्या है, इसमें क्या समझा जाए, यह किन परिस्थितियों में दिया जाता है, तो आइए जानते हैं विस्तार से। इमरजेंसी अप्रूवल मीन्स इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, इन शॉर्ट EUA। दवाओं की ही तरह वैक्सीन को भी हर देश में रेगुलेटरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल उपकरणों को भी। भारत में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO यह अप्रूवल देता है और यह अप्रूवल वैक्सीन और दवाओं के केस में उनकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के आधार पर दिए जाते हैं। इनका बेस बनता है जानवरों और इंसानों पर हुए ट्रायल्स का डेटा। और तो और ट्रायल्स के हर स्टेज पर भी रेगुलेटर से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। उसमें ही पता चलता है कि कोई दवा या वैक्सीन सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है या नहीं। आज हालात ऐसे हैं, इतने समय तक कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इस वजह से दुनिया भर में ड्रग रेगुलेटर्स दवाओं, वैक्सीन और अन्य मेडिकल प्रोडक्ट्स को इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा रहा है। इसके लिए वैक्सीन के सेफ़ और इफ़ेक्टिव होने के पर्याप्त सबूत होने चाहिए। जब सभी जरूरी ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे तभी उसके डाटा के एनालिसिस के आधार पर अंतिम अप्रूवल मिलेगा। इसी बीच EUA मिलने पर ही लोगों को उस दवा का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलेगी और यह भी तभी दिया जाता है जब मार्केट में उसके कोई विकल्प नहीं अवेलेबल होते। भारत में इमरजेंसी अप्रूवल को लेकर क्या नियम है? भारत की टॉप वैक्सीन साइंटिस्ट और वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग के मुताबिक पिछले साल ही भारत के नए क्लिनिकल ट्रायल्स के नियम में बदलाव हुआ है। इसमें रेगुलेटर को आपात परिस्थितियों में बिना ट्रायल के भी दवा या वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दी गई है। डॉक्टर कांग के मुताबिक इमरजेंसी यूज़ की परमिशन देने के बाद भी मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल जैसी ही होती है। हर पेशेंट के डिटेल्स ज़रूरी होते हैं, उन पर नज़र रखी जाती है।
जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के लिए कहीं और लाइसेंस मिला है उसे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा रेगुलेटर को सबमिट करना होता है। जब कंपनी इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड यूज़ की परमिशन मांगती है तो रेगुलेटर के स्तर पर 2 स्टेज में यह प्रोसेस होती है। पहला तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उस एप्लीकेशन पर विचार करती है और उसके अप्रूवल के बाद मामला अपेक्स कमेटी के पास जाता है। इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े विभागों के सचिव भी शामिल होते हैं। इमरजेंसी अप्रूवल में क्या खतरा होता है? देखिए, ये अलग अलग दवा और वैक्सीन पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कि आगे चलकर इमरजेंसी अप्रूवल हटा दिया जाए और पूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया जाए। कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर के साथ ऐसा ही हुआ। WHO ने भी पहले जिन दवाओं को कोरोना में कारगर बताया, बाद में उन्हें वापस ले लिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि फाइज़र की वैक्सीन इंडिया में आने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 2 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और जिसके बाद फाइज़र के वैक्सीन के पैक होने से लेकर इंजेक्ट होने तक उसका टेम्परेचर -70 डिग्री में रखना ज़रूरी होता है। इसलिए इसे भारत में लाना एक चुनौती भरा काम है, पर जल्द ही सरकार इसके लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेगी। एक आशा की किरण लोगों में देखने को मिलेगी। पर इस बात को अभी नहीं भूलना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आज की इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई खबर के साथ। नमस्कार।